जब अपोकलिप्स आया तब मैं न्यू ईयर के लिए घर जाने की तैयारी कर रहा था। जिस शहर में मैं था वहां अचानक भारी बर्फबारी हुई और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मुझे राहत थी कि मैं घर जाने का टिकट लेने में सफल हो गया था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि चंद्र वर्ष के 29वें दिन ही इंसानियत की ट्रेन उस कड़कड़ाती ठंड में रवाना होगी। 8 फरवरी 2024 शाम 4 जेल 0 बजे मैं ट्रेन स्टेशन के एंट्रेंस पर इस तरह भिंचा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। जिस दिन मुझे घर जाना था उसी दिन पूरे शहर पर अचानक भारी बर्फ गिरने लगी। आसमान काला और बादलों से ढका हुआ था। मैं अपना सामान लेकर ट्रेन स्टेशन पर जल्दी पहुंच गया था। मेरी प्लान थी कि जल्दी पहुंचकर वेटिंग हॉल में जगह ले लूंगा, लेकिन टिकट चेक शुरू होने से पहले ही मैं एंट्रेंस पर फंस गया। बर्फ लगातार गिर रही थी और यह और भी भारी होती जा रही थी। शुरुआत में मैं लाइन के बिल्कुल आखिर में खड़ा था। कुछ ही मिनटों में दोनों तरफ और पीछे से अनगिनत लोग आ गए। इसके बजाय मैं बीच में आ गया। स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए सफर करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लाइनें धीरे धीरे लोगों की एक चौकोर दीवार में बदल गईं, जिसका न कोई शुरुआत नजर आती थी न कोई अंत। किसी को नहीं पता था कि खतरा करीब आ रहा है। बर्फ की ठंड बेरहम थी। मेरे पैरों की उंगलियां भी सुन्न हो गई थीं। आगे वाली लाइन से शिकायतें आने लगीं। मुझे पता चला कि आज स्टेशन के सारे ट्रेन्स डिले हो गए हैं। हाँ, मेरी पत्नी ने अभी दिखाया, शिनयंग जाने वाली सभी ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं। बस यही एक बची है। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमें यहाँ ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दें। सर्दी का मौसम जैसे हड्डी तोड़ने पर उतारू हो। ये सुनकर मैंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और टिकट सर्च किए। सच में मेरी घर जाने वाली ट्रेन के टिकट की बिक्री भी रोक दी गई थी। मैंने अपना फोन, जो बड़ी तेजी से डिस्चार्ज हो रहा था, वापस अपनी डाउन जैकेट की पॉकेट में रखा और उसे गर्म रखने के लिए वहीं थामे रहा। मैं घर जाने वाली आखिरी ट्रेन नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मेरे पास लाइन में इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शुरुआत में मेरा मन भटकता रहता था और मैं सोचता था कि ट्रेन कितनी देर से आएगी, लेकिन बाद में इतनी ठंड हो गई कि मेरा चेहरा सुन्न हो गया और दिमाग धुंधला पड़ने लगा। हर बार जब मैं पलक झपकाता तो लगता जैसे जमा देने वाली हवा जबरदस्ती मेरी आंखों से आंसू निकाल रही हो। हर सांस के साथ काटती हुई हवा तलवार की धार जैसी लगती थी। वो मेरे गले में आगे पीछे घुसती रहती थी। अपने हाथों को डाउन कोट के अंदर रखने के बावजूद ठंड बेरहमी से बचे खुचे आखिरी गर्माहट को भी खा जाती थी। आखिरकार मैंने हार मान ली। मैंने अपना रोलिंग सूटकेस थाम लिया। मैंने अपने चेहरे का निचला हिस्सा स्कार्फ में दबा लिया। फिर मैंने हाथ वापस पॉकेट्स में डाल लिए, सिर झुका लिया, आंखें बंद कर लीं और एक खंभे की तरह खड़ा रहा। एक वक्त पर मुझे लगा जैसे मैं खड़े खड़े सो गया हूं। पता नहीं कितना वक्त बीता होगा जब भीड़ ने मुझे 2 कदम आगे धकेला। मैंने मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोलीं। तापमान में अचानक इतनी गिरावट से मेरा दिमाग भी जैसे जम गया हो। एक पल के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। लाइन में शायद कोई हलचल हुई थी। मैं महसूस कर सकता था कि आसपास की हरकत बड़ी और तेज होती जा रही है और धीरे धीरे अफरा तफरी में बदल रही है। मैंने पैर की उंगलियों पर उचक कर चारों तरफ देखने की कोशिश की। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से भीड़ ने आगे की ओर धक्का दिया। एक पल के लिए मैं मुश्किल से अपना बैलेंस बना पाया और इधर उधर लड़खड़ाया। मेरे अंदर का खतरे का एहसास मेरे दिमाग को जगाने लगा। तभी मैंने चारों तरफ नजर डाली और समझा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक ठंड में रहने की वजह से आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। फिर मैंने बेबसी से देखा कि मेरे सामने खड़ी लड़की डरी हुई लग रही थी और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने अपनी जबान दांतों से दबाई और आखिरकार आवाज निकली। मैंने अकड़ी हुई जबान से चिल्लाया, किसी पर पैर पड़ रहा है, और अपना शरीर बाईं तरफ खिसकाया। उस वक्त मेरे बाईं तरफ लगभग 4 पंक्तियां थीं और दाईं तरफ लोगों की दीवार। मेरी प्लान थी कि बाईं तरफ से निकल जाऊं, लेकिन वहां दबाव और भी बढ़ता गया। कुछ लोग गुस्से से भरी आंखों से आगे की तरफ धकेल रहे थे। कुछ बेचैनी में लाइन की खाली जगहों से घुसने की कोशिश कर रहे थे। सबकी घबराहट एक साथ फूट पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को संभाला, अपना सूटकेस सीने से लगाया और बाईं तरफ जोर से धकेला। मैं किसी तरह पहले लाइन से बाहर निकल गया। जो धीरे रिएक्ट कर पाए उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। कुछ का पैर फिसला, कुछ जमीन पर गिर गए। पीछे से भीड़ कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। मुझे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मुड़ा और स्टेशन के बाहर फुटब्रिज की तरफ दौड़ा। ठंडी हवा मेरे गले को जला रही थी और मुझे तब तक खांस आती रही जब तक आंखों से पानी न आ गया। कोविड के बाद मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और बस कुछ ही कदम दौड़ने के बाद मुझे लगा दिल जोर से धड़क रहा है। हाथ में पकड़ा सूटकेस इधर उधर टकराता रहा और उसके झटके से पूरा हाथ सुन्न हो गया। पुलिस की सीटियां, रोने और चिल्लाने की आवाजें और आती ट्रेन्स की गड़गड़ाहट मेरे कानों से टकराती रहीं। मैं अपनी जिंदगी में शायद सबसे तेज दौड़कर उस ब्रिज तक पहुंचा। हाँफते हुए मैंने पीछे नजर डाली। करीब 30 सेकंड्स तक मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ब्रिज से उतरते वक्त यह बात दिमाग में आई कि शायद मैं न्यूज में आ जाऊं।
बेहद ठंड थी और जमा देने वाली हवा लगातार कपड़ों के अंदर घुसती जा रही थी। पूरा शरीर इतनी ठंड से खुजलाने लगा। टैक्सी के लिए 200 लोग इंतजार कर रहे थे और सबके फोन की बैटरी ठंड की वजह से 15% तक गिर गई थी। मैंने एक साथ हर राइड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। ट्रेन स्टेशन से भागने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक और भगदड़ न हो जाए इसके डर से मैं कहीं भीड़ में नहीं गया। उस वक्त मैं बाहर ठंड में जमना पसंद करता, बजाय पास की दुकानों में सबके साथ घुसने के। पास में ही कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एक बैंक के अंदर ठंड से बचे लोगों से बात कर रहे थे। उनका बच्चा शायद अभी छोटा था, इसलिए वे कुछ 100 युआन देकर किसी को उनके लिए जगह छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा ठीक लग रहा था, वह बड़ों के पीछे खेल रहा था और थर्मोस से गर्म पानी हवा में उछालकर उसे जमाते हुए देख रहा था। थर्मोस का गर्म पानी हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाता था। मैं जितना देर देखता रहा उतना ही मेरी रूह कांपती गई। मेरी उंगलियां खुद ब खुद बैदू खोलकर सर्च में टैप करने लगीं। कितनी ठंड होनी चाहिए कि गर्म पानी हवा में उछालने पर बीच में ही जम जाए। जब मेरे फ़ोन की बैटरी 2% पर आ गई तब आखिरकार उस 6 सीट बिजनेस वैन के ड्राइवर का कॉल आया जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वह 5 मिनट देरी से आया। तब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, शायद इसलिए कि मैं अभी अभी एक बड़े खतरे से बचा था। मेरे सीने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया और वीचैट खोली। ढेरों मैसेजेस आए हुए थे। सबसे ऊपर वो फैमिली ग्रुप चैट था जिसे मैंने पिन किया था। आधे घंटे पहले का एक स्क्रीनशॉट था। भारी बर्फबारी की वजह से सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थीं। हम सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने कॉल किया तो मेरे पेरेंट्स घर के पास के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के पास थे। इतना शोर था कि फ़ोन पर भी समझ आ रहा था कि वहाँ कितनी भीड़ है। मैंने उन्हें बताया कि इस साल न्यू ईयर पर घर नहीं आ पाऊंगा, फिर जल्दी से कॉल काट दिया। मुझे पता था कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने फ़ोन थामे हुए सारी जानकारी जोड़ने की कोशिश की। इतनी एक्सट्रीम ठंड जो हवा में उछाले गए पानी को जमा दे। फ्लाइट्स कैंसिल। मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया, डिलीट किया, फिर टाइप किया। आखिरकार मैंने रूंधी आवाज़ में कहा, सर मैं आपको तिगुना किराया दूंगा। पहले पास के सबसे बड़े आउटडोर गियर स्टोर पर चलते हैं। आउटडोर गियर स्टोर में ज्यादा लोग नहीं थे। स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टी की वजह से सिर्फ 2 कर्मचारी काम कर रहे थे। मैं हवा और बर्फ को चीरते हुए अंदर पहुंचा। अंदर के लोग मेरे साथ आई ठंडी हवा से सिहर उठे। मैंने सीधे कहा कि मुझे स्टोर के सारे स्लीपिंग बैग्स चाहिए। वह यंग सेल्स एसोसिएट बहुत फ्रेंडली थी और उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया। मैंने उसे रोका और सीधे पूछा कि उनके पास सबसे गर्म कौन से हैं। फिर मैंने हर साइज में स्मॉल से लार्ज तक ठंड से बचाने वाले कपड़े उठा ली। वो बाद में लेयर्स के लिए और बिजली गैस बंद होने पर काम आते। मैंने एक पोर्टेबल गैस स्टोव भी लिया पानी उबालने और खाना पकाने के लिए, एक फायर एक्स सेल्फ डिफेंस के लिए और दूसरी ज़रूरी चीज़ें। मैंने रिसिप्ट की फ़ोटो खींची और फैमिली को भेज दी। इतना सामान खरीदने की वजह से उस यंग वुमन ने देखा कि कस्टमर्स कम हैं और उसने सब कुछ गाड़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद की। जाने से पहले मैंने उसे बताया कि उसे भी ठंड से बचाने वाला सामान जमा करना चाहिए। उसने बढ़ते कस्टमर्स की तरफ देखा और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने पूरी तरह अंधेरे हों चूंकि आसमान को देखा, उसे मनाने की कोशिश छोड़ दी और गाड़ी की तरफ लौट आया। गाड़ी में वापस बैठकर मैं बेसिक्स के बारे में सोचता रहा। कपड़े, खाना, आश्रय, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा का सामान। मैंने इलीडोडमी खोला। मैंने खाना जमा करने की कोशिश की, लेकिन कई बड़े सुपरमार्केट्स ने दिखाया कि पर्याप्त डिलीवरी ड्राइवर्स नहीं हैं। दूसरे स्टोर्स ने चेकआउट पर चेतावनी दी कि उनके ऑर्डर स्लॉट्स भरे हुए। हालात को देखते हुए मैं खाने के लिए और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता था। पहले पेंडेमिक के दौरान जो सामान मैंने जमा किया था उससे 3 महीने तक काम चल सकता था। ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ वक्त के लिए काफ़ी था। मैंने फैमिली को एक मैसेज छोड़ा। फिर मैंने ड्राइवर को पास की फार्मेसी की तरफ चलने को कहा। मैंने आइब्यूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन जैसी फीवर रिड्यूसर्स खरीदी, क्योंकि हाल ही में कोविड की चौथी लहर में मेरे परिवार के सभी लोग पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन एक्सट्रीम वेदर दिल और सांस से जुड़ी हर तरह की बीमारियां बढ़ा सकती है, इसलिए फार्मेसी जाकर ऐसी दवाइयां जमा करना जरूरी था। चूंकि आज चंद्र 12वें महीने का 29वां दिन था, इसलिए सब जल्दी काम से निकल गए थे। जब तक मैं पहुंचा, फार्मेसी बंद होने वाली थी। मैंने जल्दी से हीट पैक्स के 4 बॉक्सेस, एक मेडिकल किट और कुछ बेसिक दवाइयां खरीदी। ये सब खरीदने के बाद बाहर बर्फ इतनी जोर से उड़ रही थी कि रास्ता दिखना मुश्किल था। ड्राइवर अब रूट बदलने को तैयार नहीं था। मुझे इतना सामान खरीदते देखकर वह बेचैन हो गया था। वह बस ये ऑर्डर खत्म करना चाहता था, दिन समाप्त करना चाहता था और घर जाकर तैयारी करना चाहता था। उस दिन जब मैं उतरा तो ड्राइवर ने सब कुछ मेरी बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचाने में मदद की। शुरुआत में मुझे डर था कि वह मेरा सामान चुराने की कोशिश करेगा। उसने सच में मेरी मदद की, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखें भर आईं और मैंने चाहा कि उसे अपना एक विंटर सूट दे दूं। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। इसे अपने पास रखो, अगर सच में कुछ हुआ तो तुम्हारा एक सूट हम दोनों में से किसी के लिए भी काफी नहीं होगा। आखिर में उसने मुझे हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। जब वक्त आए
तो बस अपने परिवार के साथ होना ही काफी है। ड्राइवर हवा और बर्फ में चला गया। उसकी आकृति पल भर में अंधेरे में समा गई। बस दूर से हेडलाइट्स की हल्की रोशनी नजर आती थी। मैं एक पल ही देख पाया था कि बर्फ के टुकड़े मेरी आंखों में घुसने लगे। मैंने सिर झुका लिया और फोन चेक किया। आखिरी मैसेज वो मेडिसिन लिस्ट था जो मैंने आधे घंटे पहले फैमिली ग्रुप चैट में भेजी थी। ग्रुप में किसी ने जवाब नहीं दिया था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन बस 2 सेकंड बाद मैंने अपनी जमी हुई नाक से जोर से सांस ली। फिर बिल्डिंग एंट्रेंस पर पड़े सामान से निपटने लगा। हकीकत बता रही थी कि चाहे जैसे भी देखूं, मेरी हालत ज्यादा खराब थी। पहले खुद को जिंदा रखना था, तभी उनसे मिल सकता था। जब घर पहुंचा तो अंदर की गर्माहट ने हौसला दिया। मैंने रेडिएटर को छुआ। अभी भी गर्म था। अभी वर्स्ट केस नहीं आया था। मैंने जल्दी से इंस्टेंट नूडल्स पकाए। कुछ ही बाइट्स हुई थी कि फैमिली का वीडियो कॉल आ गया। कॉल आई। कैमरा पर उन्होंने गर्व से दिखाया कि उन्होंने आज क्या क्या सामान जमा किया है। मेरी लिस्ट के अलावा उन्होंने क्विक लाइम, कोयला, सोलर जनरेटर्स और दूसरी चीज़ें भी खरीद ली थीं। निकला मैं ही सबसे पीछे था। खुद को कम न दिखाने के लिए मैंने भी अपना खरीदा हुआ सामान दिखाया। स्क्रीन के दूसरी तरफ चिंता कुछ हल्की हुई। 2 जगहों पर बिछड़े हमारे परिवार ने एक दूसरे को अपना अपना सामान दिखाया। यह हमारा एक दूसरे को हिम्मत देने का तरीका था। हमें यह सर्दी पार करनी थी और बसंत में जब फूल खिलें तब मिलना था। वीडियो कॉल खत्म करने से पहले माँ बाबूजी ने बताया कि क्यू सिटी में आज का तापमान -43 डिग्री तक गिर गया है। बी सिटी की तरह वहां भी अचानक भारी बर्फबारी हुई और तापमान गिर गया। चूंकि मैं अकेला रहता था, इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकता था। यहाँ अब तक का सबसे कम तापमान सिर्फ -27 डिग्री था। अभी हीटिंग चल रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शहर का हीटिंग सिस्टम बाद में -40 या 50 डिग्री के तापमान को झेल सके। अभी से तैयारी करना जरूरी था जब तक हालात काबू में थे। कॉल के बाद मैंने सामान व्यवस्थित करना शुरू किया। पहले आउटडोर गियर स्टोर का सीलेंट लेकर खिड़कियों के हर गैप को बंद किया। फिर कुछ वक्त सोलर चार्जिंग पैनल्स को समझने में लगाया। मैंने इन्हें पहले कभी यूज नहीं किया था, लेकिन किस्मत से इंस्ट्रक्शन साफ थे। इंस्टॉल करने में करीब 1 घंटा ही लगा। उसके बाद बेड साफ किया, उस पर टेंट लगाई और उसे रेडिएटर के जितना करीब हो सके उतना रखा। बेड 2 मीटर गुणा 2 मीटर था, लेकिन टेंट के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा था। इसलिए मैंने पहले खरीदे हुए सेल्फ हीटिंग इंस्टेंट नूडल्स के बॉक्सेस से टेंट के उन हिस्सों को सहारा दिया जो किनारे से लटक रहे थे। कम से कम अब काम चलाने लायक लग रहा था। मैंने एक मॉइस्चर प्रूफ मैट और एक स्लीपिंग बैग जो मैंने खरीदा था टेंट के अंदर रखा। बाकी स्लीपिंग बैग्स बेड के पास रखे ताकि जब जरूरत हो हाथ पहुंच सके। ठंड से बचाने वाले कपड़ों का एक सेट टेंट में रखा और बाकी बेड के पास। अभी के लिए पोर्टेबल गैस स्टोव को टेंट के एंट्रेंस के पास वाली छोटी टेबल पर रखा। अगर बाद में और ठंड हुई तो उसे अंदर रख सकता था। स्टोव के गैस कैनिस्टर्स जरूरी थे। उन्हें -20 सेल्सियस से कम तापमान पर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए सभी कैनिस्टर्स टेंट में ले आया और साइड पॉकेट्स में भर दिए। सच कहूं तो वक्त कम होने की वजह से ज्यादा सामान नहीं खरीद पाया था। टेंट के आसपास सब कुछ व्यवस्थित करने में करीब 3 घंटे लगे। जिसमें सच में वक्त लगा वो था घर में रखे खाने पानी को सुलझाना। मैंने पूरा घर उलट पुलट कर दिया। फिर एक्सट्रीम कोल्ड में सब कुछ इस हिसाब से ऑर्डर किया कि पहले क्या यूज करना है। गिनने के बाद पता चला कि 3 महीने तक काम करने लायक खाना पानी था। जब तक अथॉरिटीज इसे हैंडल कर सकती थीं, वे डिजास्टर के बाद जल्द से जल्द पुनर्निर्माण शुरू करती। ये बहुत लंबा नहीं खींचता। अगर वे हैंडल नहीं कर पाए तो यह पूरी मानव जाति के लिए डिजास्टर होगा। फिर तो बस जल्दी या देर से मरने का सवाल होगा। 3 महीने काफी थे। जब तक मैं यह सब खत्म कर पाया 8 तारीख की सुबह के 4 बज गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि रात भर जागूंगा और 6 बजे आखिरी बार सामान लेने जाऊंगा। बाहर हवा डरावनी आवाज में चिल्ला रही थी, जैसे दुनिया को तहस नहस करने पर उतारू हो। फिर हैनान आईपी वाले एक यूजर ने बर्फ का एक सीन पोस्ट किया। हैनान में बर्फ पड़ रही थी। कमेंट्स में सब कह रहे थे कि बर्फ कितनी खूबसूरत है और कल वहां फोटोज लेने जाएंगे। बस कुछ ही यूजर्स शिकायत कर रहे थे कि 0 डिग्री की सीली ठंड असहनीय है। शायद इसलिए कि मैं उस वीडियो पर बहुत देर रुका, एल्गोरिदम ने यह भांप लिया। जब मैंने रिफ्रेश किया तो फीड पूरे देश में गिरते तापमान के वीडियोज से भरी थी। ग्वांगडोंग के लोग मोटे कॉटन के कोट पहने अंगीठी के आसपास बैठकर ऑरेंजेस भून रहे थे। तब तक हवा में उछाला गया पानी तुरंत जम जाता था। नॉर्थ ईस्ट आईपी वाले यूजर्स ने गांव की छतों से कूदते और मोटी बर्फ में सीधे धंस जाते लोगों के वीडियोस पोस्ट किए। सबको समझ आ गया कि मौसम ठीक नहीं है। प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन अचानक मुझे लगा कि एक्सट्रीम कोल्ड इतनी बड़ी बात नहीं है। जब पूरी मानव जाति साथ मिलकर एक्सट्रीम वेदर का सामना कर रही थी तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। सुबह 6 बजे मैंने एक साथ और सामान खरीद लिया। अपनी टू डू लिस्ट का आखिरी काम खत्म करने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं मुंह धोने और सोने जाने की तैयारी में था। मैंने नल खोला। पहले जो पानी आया वो अभी भी इतना गर्म था कि दांत साफ कर सकूं, लेकिन जब तक मैं मुंह धोने गया पानी पूरी तरह ठंडा हो गया। बस कुछ ही पल में ठंडे पानी से उंगलियां दर्द करने लगीं। मुझे पहले फेस टॉवल गीला करना पड़ा, थोड़ी देर रखना पड़ा, फिर निचोड़कर जल्दी से चेहरा पोंछना पड़ा। जब मैं बेडरूम में वापस आया तो रेडिएटर छुआ। रात जितना गर्म नहीं था। मैं टेंट में घुसा और लेटते ही पलकें बेहद भारी लगने लगी। सपने बिल्कुल उलझे हुए थे। जब दोबारा आंख खुली
तो ठंड की वजह से खुली। हाथ उठाकर नाक की नोक छुई, थोड़ी ठंडी थी। अब तापमान कितना था? फोन चेक किया, शाम के 4 बज चुके थे। हाइडियन डिस्ट्रिक्ट में तापमान -19 डिग्री था। वीचैट ग्रुप्स में सब ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे थे। जाहिर है कि आज रात की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के बाद एक स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम होगा। सीसीटीवी के मशहूर होस्ट्स के अलावा प्रोग्राम में आउटडोर सर्वाइवल, रिसर्च और वेदर जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखने के लिए स्पॉट रिजर्व कर लिया था। ग्रुप में लोग अभी भी सामान न मिलने की बात पर चर्चा कर रहे थे। मैंने जल्दी से कई ऐप्स खोले और सभी पर रिजर्वेशंस कर लिए। मैंने अलार्म्स भी सेट किए ताकि अगर ऐप्स इतने जैम हो जाएं कि वक्त पर अंदर न घुस सकूं तो काम आए। सुबह 6 बजे खरीदा हुआ सामान अभी तक डिलीवरी के लिए आउट था। एक्सपेक्टेड टाइम से काफी देर हो चुकी, यही मुझे उम्मीद थी। भूख लहरों में आ रही थी। मैं स्लीपिंग बैग से बाहर निकला, टेंट के अंदर डाउन जैकेट ओढ़ी और वो मोटे लाल मोजे पहने जो मैंने खास तौर पर न्यू ईयर के लिए खरीदे थे। फिर टेंट खोला और खाना बनाने की तैयारी की। पहले चेहरे को महसूस हुआ जो सीधे ठंडी हवा में था। मैं कांप उठा। मैंने हाथ बढ़ाकर टेंट के पास वाला रेडिएटर छुआ। रेडिएटर बस हल्का गर्म था। रात में जब वापस आया था उससे फर्क साफ था। हीटिंग के कमजोर पड़ने के संकेत मिलने लगे थे। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। आसमान अभी भी बादलों से ढका था। बाहर हवा चिल्ला रही थी और खिड़कियां हिला रही थीं। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, बस चारों तरफ सफेद चादर बिछी नजर आती थी। हवा तेज से तेज होती जा रही थी। मैंने ठंड से गर्दन सिकोड़ी, पर्दे खींच दिए और जागने के बाद का पहला खाना बनाने लगा। अभी के लिए हीटिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सब ठीक थे। मैंने सोचा इन्हें अभी यूज करूंगा और इमरजेंसी पोर्टेबल स्टोव को बाद के लिए छोड़ूंगा। किचन बेडरूम जितना ठंड से सुरक्षित नहीं था। मेरी प्लान थी कि बाद में सारा खाना बेडरूम में ही बनाऊंगा और घर का इलेक्ट्रिक पॉट यूज करूंगा। मैंने पॉट में स्टोरेज के लिए पहले पानी भर लिया था, इसलिए ज्यादातर पानी दूसरे कंटेनर्स में शिफ्ट करने में काफी वक्त लगा। फिर पॉट और कुछ पैक्स इंस्टेंट नूडल्स उठाकर कमरे में ले आया। पानी उबलने के बाद पहले सूप पैकेट डाला और हाई हीट पर उबाल आने दिया। फिर नूडल ब्लॉक डाला और ऊपर से सीजनिंग और वेजिटेबल पैकेट छिड़का। पॉट ढककर सिमर करने दिया। 2 मिनट बाद लाइट उठाई, नूडल ब्लॉक पलटा और सिमर होने दिया। चूंकि हाई हीट पर सिमर हो रहा था, नूडल्स साफ दिख रहे थे कि सुनहरे और स्प्रिंगी हो रहे थे। जब नूडल्स तैयार लगे तो पावर बंद किया और लेड उठाई। कम पानी खर्च करने के लिए जब तक जरूरी ना हो, मैं बर्तन धोने की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहता था। पॉट को ही बोल बनाकर काम चलाया। चॉपस्टिक्स से नूडल्स का बड़ा एसआईपी उठाया। मैंने उन्हें गटक लिया और पोर्क बोन ब्रॉथ की खुशबू ने एकदम से असर किया। मुंह में भरपूर लहरों में उठती खुशबू फैल गई। कुछ बाइट्स में सारे नूडल्स खत्म हो गए। फिर पॉट उठाई और गर्म सूप का एक बड़ा घूंट पी लिया। अंदर की ठंड धीरे धीरे दूर हुई। पूरा सूप खत्म करते करते पूरा शरीर गर्म हो गया। मैंने सोचा था कि तापमान में अचानक गिरावट के बाद सब अगले 2 दिन घर पर रहेंगे, लेकिन पॉट धोते ही किसी ने अचानक सिक्योरिटी डोर पर जोर जोर से दस्तक दी। कौन है? मेरे दिमाग में अलार्म बज गई। मेरा मौजूदा अपार्टमेंट एक स्मॉल 1 बेडरूम था, इसलिए मेरे कोई दोस्त कभी यहाँ नहीं आए थे। इस मौसम में कोई अजनबी मेरे दरवाजे पर क्यों दस्तक देगा? मैंने अपोक्लिप्स की ज़ॉम्बी स्टोरीज खूब पढ़ी थीं, इसलिए जानता था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग कितने घिनौने हो सकते हैं। यह डिजास्टर से भी ज्यादा भयावह होता है। उस अचानक दस्तक ने मुझे हमेशा से ज्यादा बेचैन कर दिया। मेरी प्लान थी कि कोई घर नहीं है, ये दिखाऊंगा, लेकिन जब बाहर वाले ने देखा कि मैं दरवाजा नहीं खोल रहा तो और जोर से दस्तक दी, जैसे उसे यकीन था कि कोई यहाँ रहता है। डर था कि आवाज से और लोग आ जाएं और हालात बेकाबू हो जाएं। इसलिए इलेक्ट्रिक पॉट और किचन नाइफ लेकर दरवाजे के पास गया। कौन है? मैंने कड़क आवाज में चिल्लाया। जो ज़ॉम्बी या मिडिल एज्ड आदमी मैंने सोचा था वो नहीं आया। बजाय इसके बाहर से एक आंटी की आवाज आई। वो बेसब्री से बोली, बेटा मैं तुम्हारे दरवाजे पर कब से दस्तक दे रही हूँ, तुमने अभी तक नहीं खोला। मैं और कड़क जवाब देने ही वाला था कि उनका अगला वाक्य सुनकर मैं जड़ हो गया। नेबरहुड कमिटी बर्फ हटाने का काम ऑर्गेनाइज कर रही है। जो वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे उन्हें एक बकेट सोयाबीन ऑयल और एक कार्टन एग्स मिलेगा। ज्वाइन करना है या नहीं? मैं अपनी जगह पर ठहर गया। 1 घंटे बाद पूरी तरह बंडल्ड अप होकर मैं नीचे स्नो क्लियरिंग टीम में शामिल हो गया। हमारे कॉम्प्लेक्स में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। जो यंग लोग थे वो तापमान गिरने से पहले ही न्यू ईयर के लिए घर चले गए थे। बचे ज्यादातर बुजुर्ग थे जो इस साल अपने पोते पोतियों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में बर्फ हटाना सच में काम का रहा। हमने बिल्डिंग एंट्रेंस से आधे से ज्यादा बर्फ हटा दी, लेकिन फिर बर्फ और तेज हो गई जब तक कि आसमान से सीधी बरसती नजर नहीं आई। कम्युनिटी स्टाफ ने जल्दी से सामान बांट दिया और सबको घर जाने को कहा। मुझे लगा था कि सब फ्री एग्स और सोयाबीन ऑयल के लिए बर्फ हटा रहे थे, लेकिन जब काम रोका गया तो कुछ जिद्दी बुजुर्ग किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं। मेरे कान बाहर ठंड से जमने वाले थे। बस घर जाकर गर्म पानी पीना चाहता था। मेरी पत्नी और मैं अपने बेटे और बहू का न्यू ईयर्स ईव डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर बर्फ नहीं हटाओगे तो मेरे बच्चे रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। जब घर पहुंचा और डाउन जैकेट उतारी
तो दरवाजे के पास वाले डोरमैट पर बर्फ के कई बड़े टुकड़े गिरे। एक हाथ से इलेक्ट्रिक केटल में पानी भरा और उबलने के लिए रख दिया। फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन किया और स्लीपिंग बैग में घुस गया। जब सब शांत हो गया तो कान का दर्द और साफ महसूस हुआ। मैं उसे साफ साफ महसूस कर सकता था। दर्द कान के अंदर तक जाता था। इससे सिर और दांत भी दर्द करने लगे। यह दर्द था जो थका देता था। तब तक मेरे शरीर का तापमान बाहर की बर्फ जैसा हो गया था। मैं बहुत देर तक स्लीपिंग बैग में लेटा रहा, जब तक बाहर का उबला पानी ठंडा होकर गर्म न हो गया, और तभी जाकर मुझे गर्माहट मिली। फोन खोला तो इवनिंग न्यूज आधी हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स का लाइव स्ट्रीम जल्द ही शुरू होने वाला था। लूनर न्यू ईयर्स ईव था। आमतौर पर परिवार नया साल मनाने के लिए 8-10 डिशेस बनाता। जाहिर है अभी वो मुमकिन नहीं था। सोचने के बाद फ्रिज से पैन फ्राइड डम्पलिंग्स का एक पैक निकाला। नॉर्थ के लोगों के लिए डम्पलिंग्स के बिना न्यू ईयर अधूरा लगता है। उन्हें जल्दी से फ्राई किया। जब तक मैं तैयार हुआ लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका था। जैसा सोचा था लाइव स्ट्रीम बेतहाशा लैगी था। मैंने सभी बड़े ऐप्स पर खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। ब्राउन शुगर वाटर पीते हुए आखिरकार सैकड़ों करोड़ लोगों से स्ट्रीम के लिए लड़ना छोड़ दिया। मैंने द नॉकआउट लगाया, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था, खाते वक्त देखने के लिए। डम्पलिंग्स खाकर पैन धोने के बाद लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका था, जैसी उम्मीद थी। एक्सट्रीम कोल्ड की खबरें हर ऐप के ट्रेंडिंग लिस्ट पर छाई हुई थीं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रोज बहुत ज्यादा गर्म पानी न पिए। यूएस मीडिया का कहना है कि यह ग्लोबल डीप फ्रीज रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी हो सकती है। देश भर के एयर रेड शेल्टर्स आज से दोबारा खुल रहे हैं। घर पर गर्म रहने की जरूरी गाइड, मोहे में एक्सट्रीम कोल्ड। एक सेलिब्रिटी ने सुझाव दिया कि पृथ्वी को डोम से ढक लिया जाए। मैंने कैजुअली घर पर गर्म रहने की एसेंशियल गाइड खोली। गाइड बेहद डिटेल्ड थी। इसमें जिंजर वाटर और ठंड से बचने के तरीकों से लेकर इमरजेंसी मेडिसिन तक सब कुछ था। बिल्कुल साफ था। मैंने जल्दी से उसे सेव कर लिया। लेकिन यह एक्सट्रीम कोल्ड इतनी अचानक आई थी। कोल्ड वेदर सर्वाइवल गाइड होने पर भी सामान जुटाना अभी भी एक अलग समस्या था। क्या एक बार बाहर जाऊं? मेरा घर एक बड़े सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेरे पास जो सामान था वो 3 महीने के लिए काफी था। क्या सच में जाने की जरूरत थी? फोन खोलकर चेक किया। तापमान पहले से ही -39, 8 डिग्री था। आज रात शायद -40 तक पहुंच जाए। अगर ये उन नॉवेल्स जैसा होता जो मैं आमतौर पर पढ़ता हूं, तो मुझे अभी हॉट शावर लेकर, हॉट वाटर बॉटल लेकर चुपचाप अपोकलिप्स का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन मैं किसी रीबर्थ विश फुलफिलमेंट नॉवल में नहीं था। ऐसा नहीं कर सकता था। मैं बस अंदर बैठकर कुछ न करते हुए किसी के मुझे बचाने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं इस तरह इतने पैसिवली एपोकलिप्स से बचकर नहीं जीना चाहता था। मुझे जीना था, मुझे बचना था, मुझे कदम उठाना था। उस दोपहर बर्फ हटाने के बाद इस बार मैंने सिर से पांव तक खुद को और सुरक्षित किया। पहले था सिर। मैंने 3M N95 मास्क निकाले, जो मैंने पहले चेहरे की सुरक्षा के लिए खरीदे थे। पिछले साल जब पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह हटाई गईं, तो उन मास्क का अब काम आया। फिर हीटेड वेस्ट के ऊपर विंटर क्लोथ्स की लेयर्स लगानी शुरू की। बस 2 लेयर्स में ही घर के अंदर पसीना आने लगा। ज्यादा लेयर्स से हिलना डुलना मुश्किल हो जाता, इसलिए वहीं छोड़ दिया। नीज के बारे में बहुत सोचा, लेकिन हीट पैचेस लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। -40 में सोचा कि 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ पैंट्स काफी होंगे। सबसे जरूरी था पैरों को गर्म रखना। जब पैर ठंडे होते हैं तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। आखिर में थिक डाउन जैकेट की पॉकेट में किचन नाइफ ठूंस ली। 9 फरवरी 2024, लूनर न्यू ईयर्स ईव, रात 9:30 बजे मैं बाहर निकला। शाम को शुरू हुई ब्लिजर्ड दोपहर से भी ज्यादा जोरदार थी। धूल और बर्फ एक साथ उड़ रही थी, शीशे के टुकड़ों जितनी तेज। तभी समझ आया कि -40 का मतलब क्या होता है। पहले मैं दीवार के साथ साथ चल रहा था, लेकिन फिर छतों पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े देखकर बीच सड़क पर आ गया, जहां ऊपर से कोई ढकाव नहीं था। मैं आगे बढ़ता रहा, हवा को खुद पर बरसने देते हुए। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही पता चला कि उम्मीद से ज्यादा लोग बाहर थे। सुपरमार्केट जाने वाली सड़क पर लाल ब्रेक लाइट्स की एक लंबी लाइन जहां तक नजर जाए फैली हुई थी। पहले मैं अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ट्रैफिक जैम कितने सैकड़ों मीटर तक है, लेकिन जितना देखता गया उतना बेचैन होता गया। मेरी दुआ थी कि ये लोग जल्दी घर चले जाएं, क्योंकि ट्रैफिक और बुरा होने वाला था। अगर अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। सुपरमार्केट पहुंचने तक शेल्फ्स से रेडी टू ईट खाना साफ हो चुका था। थर्मल अंडरवेयर और डाउन जैकेट्स तो मैनिक्विन्स के बदन से भी उतार लिए गए थे। वे बिल्कुल नंगे खड़े थे। ये सब मुझे पहले से उम्मीद थी। इस तापमान गिरावट ने बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया था। शुरुआत में शायद बहुत से लोगों ने इसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल्स ने लाइव स्ट्रीम के जरिए ग्लोबल कूलिंग की पुष्टि की, पूरी सिचुएशन की नेचर बदल गई। मैंने वो चीजें उठाई जो दूसरों को नहीं चाहिए थीं, जैसे छोटे हाउस होल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, पेट्रोलियम जेली, फॉसेट्स वगैरह। फिर आखिरी बचा खाना समेटा। चेकआउट पर 200 युएन फेंके और घर जाने की तैयारी की। वापस जाना जाने से ज्यादा मुश्किल था। आसमान में धुंधले ग्रे येलो बादल थे, किसी तरह दोपहर की तुलना में ज्यादा चमकीले। ठंडी हवा लहरों में चिल्ला रही थी, शहर को चीरती।
हर चीज को तबाह करती जा रही थी। मैं उफनती लहरों में फंसे आदमी की तरह जद्दोजहद करता रहा। N95 उस बेरहम ठंडी हवा को रोक नहीं सकी। उजागर हर टुकड़े की त्वचा ऐसे लग रही थी जैसे बार बार काटी जा रही हो। दर्द लगभग असहनीय था। सड़क अभी भी लाल रोशनी का समुद्र थी। कभी कभी बेसब्र कोई हॉर्न बजाता। तब तक मैं इतना सुन्न था कि रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं थी और कोई भाव नहीं बचा था। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद आखिरकार कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ने कुछ हवा रोकी, इसलिए अंदर थोड़ा बेहतर था। कम से कम सांस तो ले सका। मैंने रफ्तार बढ़ाई और कुछ मिनट और हवा से लड़ने के बाद आखिरकार घर पहुंचा। अंदर घुसते ही मैं इतना थक गया था कि सीधे जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि रात का खाना क्या खाऊं। 2 बार में इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद सेहत के लिहाज से आज स्टेक बनाने का सोचा, लेकिन अभी बिल्कुल ताकत नहीं थी। इसलिए पहले स्टेक फ्रीजर से निकाला, फिर स्लीपिंग बैग में थोड़ी देर के लिए लेट गया। वो थोड़ी देर कब पूरे 10 घंटे की नींद में बदल गई पता नहीं चला। फोन ऑन किया तो 10 तारीख की सुबह के 9 बज चुके थे। टेम्परेचर रिपोर्ट में दिखा कि हैडियन डिस्ट्रिक्ट ने एक नया रिकॉर्ड लो बनाया है और अब तापमान सिर्फ -52 डिग्री था। कपड़े पहने और खाना बनाने ही वाला था कि कैजुअली रेडिएटर छुआ। वो बर्फ जितना ठंडा था। हीटिंग बंद हो गई थी। लो हीट पर स्टेक फ्राई होते हुए मैंने टेंट के अंदर इंसुलेशन फिर से मजबूत की। मेरा फोन सिग्नल आता जाता रहा और स्टेक तैयार होने से पहले ही पूरी तरह बंद हो गया। मैं कुछ देर ख्यालों में खो गया। अचानक दुनिया से कट जाना बुरा लग रहा था। सौभाग्य से बिजली अभी भी चालू थी। बस मुझे नहीं पता था कि यह कब तक रहेगी। स्टेक खत्म करने के बाद मैं वापस टेंट में घुस गई और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चालू कर ली। खाना पीना भरपेट हो जाने के बाद जैसे ही मुझे नींद आने लगी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं तुरंत सतर्क हो गई और दरवाजे की तरफ लपकी। मैंने पीपहोल से बाहर झांका। बाहर एक जानी पहचानी शख्सियत खड़ी थी। वही आंटी थी जिसने पिछली बार बर्फ साफ करने का आयोजन किया था। अब मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। वह अपने पैर पटक रही थी और हाथों में गर्म सांस फूंक रही थी। उसे ऐसे देखकर मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। इस बार उसने दरवाजा देर से खोलने की शिकायत नहीं की। उसने बस अपने पैरों के पास रखा चावल का थैला उठाया और मुझे थमा दिया। तभी मेरी नज़र उसके पीछे रखे सारे सामान पर पड़ी। मेरे सीने में गर्माहट फैल गई, लेकिन मैं शुक्रिया कह पाती उससे पहले ही वह सीधे काम की बात पर आ गई। कम्युनिटी ऑफिस चाहती है कि हर बिल्डिंग से एक बिल्डिंग कैप्टन चुना जाए जिसमें पार्टी मेंबर्स को प्राथमिकता दी जाए। हमारी बिल्डिंग में कोई पार्टी मेंबर नहीं है। बस 302 में रहने वाली महिला जब उसका बच्चा स्कूल में था, हर साल आउटस्टैंडिंग पेरेंट चुनी जाती थी। आउटस्टैंडिंग पेरेंट होना दर्शाता है कि वह एक जिम्मेदार इंसान है। अब से बिल्डिंग 55 के यूनिट 2 के सभी लोगों को उनके काम में पूरा सहयोग देना चाहिए। बिल्डिंग कैप्टन की जिम्मेदारियां दरअसल बहुत सरल हैं। उन्हें हर दिन पड़ोसियों का टेम्परेचर और सामान चेक करना होगा। अगर कोई समस्या आए तो तुरंत बताई ताकि सब मिलकर हल निकाल सकें। कम्युनिटी वर्कर ने सब समझाया और चली गई। मैं यह संदेश ऊपर रहने वालों तक पहुंचाती रही, लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद मुझे हल्की बेचैनी महसूस हुई। आपदा के सामने क्या हम सच में इंसानी फितरत की परीक्षा में खरे उतर पाएंगे? उसी दिन 302 की निवासी ने अपनी भूमिका संभाल ली। यह बिल्डिंग कैप्टन सच में आउटस्टैंडिंग पेरेंट के खिताब के काबिल निकली। वह वाकई गंभीर और जिम्मेदार थी। कड़कड़ाती ठंड में वह दरवाजे दरवाजे जाकर सबका टेम्परेचर पूछती रही। जब वह 8वीं मंजिल पर पहुंची तो मैंने कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। पहले उसने जिन 2 अपार्टमेंट्स पर दस्तक दी, वहां से कोई जवाब नहीं आया। तीसरे अपार्टमेंट पर वह तब तक दस्तकें देती रही जब तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने याद करने की कोशिश की कि बर्फ साफ करते वक्त 8वीं मंजिल से कितने लोग बाहर आए थे। उस वक्त इतनी ठंड थी कि बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। मुझे धुंधले से याद था कि एक जवान जोड़ा मेरे पीछे बिल्डिंग में आया था, लेकिन वे किस मंजिल पर रुके ये मुझे याद नहीं था। जब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं, बिना मुझे पता चले। जब तक मेरी तंद्रा टूटी, दरवाजे पर जोर जोर की थपथपाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डर से सिहर उठी। मैं जल्दी से बेडरूम में खिसक गई। फिर मैंने नाटक किया जैसे अभी अभी सुना हो और बोली, आई। दरवाज़ा खोला तो एक ऐसी महिला दिखी जो मेरी उम्मीद से कहीं छोटी थी। ठंड से उसका चेहरा लाल हो गया था। जब उसने मुझे दरवाज़ा खोलते देखा तो उसने अपनी हाथ में पकड़ी नोटबुक खोली। नाम पूछने पर मैंने मनगढ़ंत नाम दे दिया, सनबाओ। उसने ध्यान से लिख लिया। दस्ताने पहने हाथ से पेन पकड़ा हुआ था और उसकी नोक थोड़ी कांप रही थी। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी निकली, यहां तक कि अंत में एक बिंदु भी छूट गई। नाम लिखने के बाद उसने अपनी डाउन जैकेट की जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर निकाला। उसने इसे मेरे माथे पर लगाया। मैं 11। डोडस की रीडिंग देखकर थोड़ी हैरान रह गई। बिना भाव बदले उसने मेरे नाम के आगे एक चेक मार्क लगाया। फिर उसने नोटबुक बंद की और फिर से बोली, ठंड है, जब तक जरूरी ना हो बाहर मत जाइए। कुछ भी हो तो नीचे 302 में मेरे पास आ जाइए। आगे से बिल्डिंग में सभी से निवेदन है कि मेरे काम में सहयोग करें। मैंने उसकी हर बात पर हाँ भर दी। उसने मुझे दरवाजा बंद करने का इशारा किया। मैंने कई बार शुक्रिया कहकर दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद
पहले मैं बेडरूम की तरफ जाने का नाटक करने लगी, फिर पलटकर चुपके से दरवाजे के पास वापस आ गई। बिल्डिंग बिल्कुल खामोश थी। उलझन में पड़कर मैं पीप होल से झांकने से खुद को रोक न सकी। अचानक एक चेहरे का बड़ा सा क्लोजअप मेरे ठीक सामने आ गया। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। ध्यान से देखा तो वही पहले वाली बिल्डिंग कैप्टन थी। वह अभी भी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी और गई नहीं थी। मेरा पूरा बदन अकड़ गया और मैं लगभग 1 मिनट तक वहीं खड़ी रही। तभी वह मुड़ी और पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि अभी भी सतर्क रहना होगा। एक बार जब वह बिल्डिंग के सभी लोगों से मिल लेगी तो मुझे अपने दरवाजे पर कुछ सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता था कि हमारे बगल में कौन रहता है। मैं आमतौर पर सुबह 9 बजे काम पर निकल जाती थी और रात 9 बजे वापस आती थी। किसी से लगभग कभी मुलाकात नहीं होती थी। बिल्डिंग कैप्टन के जाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में नहीं गई। मैं चुपके से पीपहोल से उसे देखती रही। उसने 9 पर काफी देर तक दस्तक दी, लेकिन सामने 903 का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उनके बाल सफेद थे, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर लग रही थी। मुझे इस परिवार का एक अस्पष्ट सा ख्याल था। एक सुबह 6 बजे उस बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू निकले थे। उनकी 3-4 साल की पोती माता पिता को जाते देख बहुत रोई थी। उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई बच्चा चुरा रहा हो, तो मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा। बुजुर्ग महिला को लगा कि मैं डांटने वाली हूँ। उन्होंने जल्दी से सफाई दी और माफी मांगी। उस वक्त मुझे नींद आ रही थी, इसलिए जब देखा सब ठीक है तो मैंने दरवाजा बंद किया और वापस सोने चली गई। उसके बाद भी मुझे नहीं पता था कि वहां कितने लोग रहते हैं। अब उस बुजुर्ग महिला ने बिल्डिंग कैप्टन को अपने घर के बारे में बताना शुरू किया। तभी मुझे पता चला कि वह और उनके पति बस 2 ही हैं। उनका बेटा अपनी पत्नी के मायके न्यू ईयर पर गया हुआ था, तो अभी बस वे दोनों ही वहां रह रहे थे। हमेशा की तरह बिल्डिंग कैप्टन ने उसी भरोसेमंद न लगने वाले फॉरहेड थर्मोमीटर से बुजुर्ग दंपत्ति का टेम्परेचर लिया। फिर उसने वही बातें दोहराई जो उसने मुझसे कही थीं और ऊपर की मंजिल की तरफ चल दी। मेरी नाक की नोक जम रही थी, इसलिए मैं उठकर बेडरूम के टेंट में वापस गर्म होने गई। जब मुझे नीचे जाती आहटें सुनाई दी तो मैं टेंट से बाहर निकली। मैंने दस्ताने पहने और अपना प्लान शुरू किया। मैं इसे सेफ्टी मेजर्स कहती थी, लेकिन घर में मेरे पास बहुत कम टूल्स थे। उपन्यासों में जिस रोप, सीमेंट और वायर का जिक्र होता है, वक्त कम होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई थी। बस इतना कर सकती थी कि एंट्रीवे कैबिनेट से जूते उठाकर स्टोरेज रूम में रख दिए, फिर किचन नाइफ, फायर एक्सटिंग्विशर और सुपरमार्केट से लाई चिली पाउडर को शू कैबिनेट के ऊपर रख दिया। इस तरह जरूरत पड़ने पर मैं कुछ उठाकर अपनी रक्षा कर सकती थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भी मन में बेचैनी बनी रही। मैं बस एक आम इंसान थी। कुछ होने पर मैं डर जाती। बहुत सोचने के बाद मैंने बेडरूम से वार्डरोब को खींचकर लिविंग रूम में ले आई। तब जाकर थोड़ी सुरक्षित महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में 302 नियमित रूप से मेरे दरवाजे पर दस्तक देती रही। शायद इसलिए कि मेरा रवैया इतना स्पष्ट था और मैं दरवाजा कभी पूरा नहीं खोलती थी। उसकी पहले वाली अजीब हरकत किसी सपने जैसी लगने लगी। धीरे धीरे वह मुझसे थोड़ी बहुत बातें भी करने लगी। उससे मुझे पता चला कि न्यू ईयर की वजह से बिल्डिंग में बहुत कम लोग थे, कुल मिलाकर 10 से भी कम। यहाँ तक कि वह भी अकेली रहती थी। उसके बच्चे और परिवार छुट्टी में शहर से बाहर थे। उसके जाने के बाद मैंने पेन उठाया और हिसाब लगाया। 302 की बिल्डिंग कैप्टन को छोड़कर 8वीं मंजिल का वह निवासी जिसने दरवाजा खोला था 903 की मिसेस यूलान और मैं 902 में। इनके अलावा ज्यादा से ज्यादा 4 और लोग होंगे। 302 की आदत के मुताबिक पहले 02 पर दस्तक, फिर 01 और अंत में 03। इससे लगा कि 8वीं मंजिल का निवासी शायद 803 में रहता होगा। दूसरी मंजिल पहले से बर्फ में दबी थी, इसलिए वहां कोई नहीं रह सकता था। जिन चंद बार 302 आई, वह मेरे पास से ही सीधे नीचे जाती थी। ऊपर की मंजिलों की स्थिति भी शायद वैसी ही थी। बिल्डिंग में एक जोड़ा भी था, यानी चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं में से कम 2 मंजिलें खाली थीं। सब हिसाब लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बिल्डिंग में मेरी सोच से भी कम लोग हैं। फिर भी अब मुझे बिल्डिंग का एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी राहत की सांस लेती, जो होना था वह हो गया। न्यू ईयर के 6ठे दिन की रात, जो परिवार के साथ बिताने का दिन होना चाहिए था, हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बिजली गुल हो गई। बिजली जाते ही मुझे आसपास का टेम्परेचर तेजी से गिरता महसूस हुआ। मैंने अपना सारा जमा किया सामान टेंट के पास ले आई। मैं स्लीपिंग बैग में गर्म पैच लगाकर सिकुड़कर बैठ गई, लेकिन असली भूख और ठंड के सामने हीट पैक्स ने बहुत कम काम किया। उस रात मैं अपने पैरों को घुटनों के पीछे टिकाकर गर्म करने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठंड सहते सहते आसमान उजलाने लगा। तब जाकर मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव जलाकर गर्म पानी किया। गर्म पानी की भाप तेजी से कमरे के अंदर टेंट की छोटी तक पहुंच गई। पानी को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने आधा चम्मच बाजरा, जो 903 की बुजुर्ग महिला ने दिया था, निकालकर पॉट में डाल दिया और पकाने लगी। जब मैंने बचे गैस कैनिस्टर्स गिने तो दिल डूब गया। बस लगभग 20 बचे थे।
यहाँ तक कि अगर मैं हद से ज़्यादा बचाकर चलूँ और 3 ही रोज़ाना उपयोग करूँ तो भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेंगे। दिन होते होते टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा और मैं सच में थक चुकी थी। मैंने थोड़ी सी गर्माहट का फ़ायदा उठाकर सो जाने का फैसला किया और सोचा उठने के बाद सामान के बारे में सोचूंगी। लेकिन सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने मेरे दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बिल्डिंग रैप इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी आ गई थी। मैं टेंट में सिकुड़ी रही, तकिया कानों पर रखा और सोती रही। सच में ऐसे मौसम में लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। इस टेम्परेचर में तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल था, ठंडे कॉरिडोर में खड़े होने की तो बात ही छोड़ो। बाहर से दस्तक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और उस शोर से मेरा दिमाग पागल हो रहा था। लेकिन मन में यह चिंता भी थी कि शायद उसे कोई मुसीबत आ गई हो। 1 और मिनट की दस्तक के बाद मैंने 4-5 डाउन जैकेट्स पहनी और बिस्तर से उठी। पीप होल से देखा तो दरवाज़ा खटखटाने वाली सच में बिल्डिंग रैप ही थी। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब भाव देखकर मुझे पहली मुलाकात का ख्याल आ गया। इन कुछ दिनों में 302 ने वाकई मेरा ख्याल रखा था, लेकिन उसका बार बार मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहना मन में शक का बीज बो गया था। मैंने दरवाजे के पास रखी किचन नाइफ उठाई और सांस रोक कर खड़ी रही। मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं कभी जवाब न दूं तो वह जाएगी या नहीं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। 903 का दरवाज़ा धीरे धीरे थोड़ा सा खुल गया। 903 का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था। मेरे मन में घंटियां बजने लगीं। इस मौसम में दरवाज़ा खुला छोड़ना मौत को न्योता देना था। मैंने पीप होल से 1 तक देखा। जब मैंने 302 को पड़ोसी का दरवाज़ा बंद करने के लिए झुकते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झुकते वक्त उसके नीचे पहना हुआ स्वेटर दिख गया। जब 903 ने मुझे बाजरा दिया था तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इसीलिए घर जाकर कुछ हीट पैक्स लाई और उनकी बाहों में थमा दिए। बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए उन्हें वापस करने लगी और अपना चमकदार लाल स्वेटर दिखाते हुए बोली कि उनकी बहू ने उन्हें बुना है और यह बहुत गर्म है। उन्होंने जरा गर्व से स्वेटर का किनारा खींचते हुए कहा कि उस पर उनका नाम भी खड़ा हुआ है। मैंने उस फूल को देखा, सिर तिरछा करके काफी देर सोचा। क्या आपका नाम लिली है? बुजुर्ग महिला की मुस्कान गायब हो गई। वह बिल्कुल निःशब्द लग रही थी। आखिरकार वह खुद से न रह सकी और बताया कि वह मैग्नोलिया का फूल था और अब वही मैग्नोलिया स्वेटर 302 पर था। 903 के बुजुर्ग दंपत्ति का ख्याल आते ही मैं आंसू नहीं रोक पाई। मैंने दांत भींचे, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी और पीप होल से 1 तक देखती रही। मैंने देखा कि 302 ने दरवाजा बंद किया, फिर झुककर दबे पांव मेरे दरवाजे की तरफ आई। उसने धीरे से अपना कान मेरे दरवाजे से लगा दिया। यह जानते हुए कि वह बस एक दरवाजे की दूरी पर है, मेरा बदन अनायास कांपने लगा। जब 302 ने देखा कि मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही तो वह 1 और मिनट रुकी। आखिरकार ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, वह पहले नीचे चली गई। तब तक मैंने नीचे जाता दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। तब जाकर मेरी ताकत जवाब दे गई। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी और मैं रोती रही जब तक मेरे चेहरे पर बर्फ की पतली सी परत नहीं जम गई। तब कहीं जाकर मैंने खुद को संभाला और टेंट में वापस आई। स्लीपिंग बैग में घुसने के बाद दिमाग ने कहा कि ताकत बचाने के लिए जल्दी से सो जाओ, लेकिन 1 मिनट बाद भी मैं उठकर बैठ गई। मैंने परत दर परत कपड़े पहने, कई थर्मल और कोल्ड वेदर कपड़े। अंत में डाउन जैकेट ओढ़कर मैंने अपना फ्रंट डोर खोला। सुपरमार्केट वाली उस रात के बाद यह पहली बार था कि मैंने सिक्योरिटी डोर खोली थी। बाहर से ठंडी हवा अचानक अपार्टमेंट में घुस गई। मैंने जल्दी से किचन नाइफ उठाई और दरवाजा बंद कर लिया। 903 की सिक्योरिटी डोर में एक पत्थर अड़ाया हुआ था। 302 ने शायद अभी तक वहां तलाशी खत्म नहीं की थी, इसलिए दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। मैंने पत्थर हटाया और पड़ोसी का दरवाजा धकेला। अंदर एक बेहद साफ सुथरा अपार्टमेंट था। दीवार पर बुजुर्ग महिला की फैमिली फोटो लगी थी। वह और उनके पति दोनों रसोई की टाइल्स पर मुंह के बल पड़े थे। उनके सिर के पिछले हिस्से पर खून जम चुका था। मैंने उन पर एक स्वेटर ओढ़ा दिया। कम से कम यही एक काम कर सकती थी जिसके लिए आई थी। मैं कुछ पल चुप खड़ी रही और उन्हें आखिरी विदाई दी। मैंने खुद को सिर्फ 2 मिनट दिए कुछ सुराग ढूंढने के लिए। दोनों का मुंह के बल गिरा होना यह बताता था कि किसी ने पीछे से हमला किया था। पीछे से ऐसा हमला यह भी दर्शाता था कि 302 बहुत सावधान थी। इसका मतलब यह भी हो सकता था कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि वह 2 बुजुर्गों को एक साथ काबू कर पाएगी या नहीं। हत्या के मकसद के बारे में सोचूं तो समय को देखते हुए 302 ने बिजली जाने के बाद ही कदम उठाया। आउटेज से पहले वह हमारे साथ शांति से रह रही थी। ऐसा लगता था जैसे बिजली जाने ने उसे अंधेरे में धकेल दिया, इसीलिए उसे दूसरों से लूट कर अपनी सुरक्षा की भावना पानी थी। लेकिन 903 ही क्यों? मैंने पहले हमारी मंजिल के निवासियों का विश्लेषण किया था। 9वीं मंजिल शायद पूरी बिल्डिंग की सबसे भीड़ वाली मंजिल थी। 9वीं मंजिल पर हाथ डालना किसी और मंजिल से ज्यादा खतरनाक था। अगर हम तीनों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया होता तो वही मर सकती थी। जब तक वह झूठ नहीं बोल रही थी और पूरी बिल्डिंग में सच में उतने लोग नहीं थे। उस ख्याल से एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना मुझे एहसास हुए पीछे से हवा का झोंका कमजोर पड़ गया था। मुझे कुछ एहसास हुआ और मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। न जाने क्यों 302 वापस आ गई थी और अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसने कितनी देर से मुझे देखा था मुझे नहीं पता। मैं इतनी शांत कभी नहीं रही थी।
आधे सेकंड में मैंने अब तक की सारी जानकारी दिमाग में दोहराई। उसके पास सामान कम था और आउटेज ने उसे बिल्कुल किनारे तक धकेल दिया था। उसकी ताकत अब जरूर चुकने लगी होगी। अगर अभी मैं काफी डरावनी दिखूं तो उसे भगा सकती हूँ। आधे सेकंड बाद मैंने उसे घूरा, हाथ में किचन नाइफ उठाई और दहाड़ते हुए उस पर झपट पड़ी। मैं शायद सच में बहुत भयानक लग रही थी क्योंकि 302 सच में डर गई। उसने मुझे देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदला और वह नीचे भाग गई। चिल्लाते हुए मैं 903 से बाहर निकली। मेरे हाथ कांप रहे थे जैसे मैंने दरवाजा खोला। रास्ते में 302 को शायद समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसके कदम रुके, फिर और तेजी से ऊपर की तरफ आए। मैंने दरवाजा धकेलकर खुद को अंदर कर लिया। जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रही थी मैंने देखा उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से तना हुआ था। हाथ में नाइफ लिए वह 9वीं मंजिल की तरफ दौड़ी आ रही थी। उसकी वह हालत, जैसे उसके पास खोने को कुछ नहीं था, ने सच में मुझे डरा दिया और मेरी आधी हिम्मत चली गई। अब उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने शू कैबिनेट से चिली पाउडर उठाई। मैंने उसे कॉरिडोर में फेंका और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से चीख आई। शायद 903 मुझे देख रही थी क्योंकि सच में उसकी आंखों में पड़ गया। यही मौका था। मैंने नाइफ उठाई, दरवाजा खोलने को तैयार हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने नाइफ पकड़े हाथ पर थप्पड़ मारा और वह अचानक गिर गई। एक तेज खनक हुई, मैं सन्न रह गई। नाइफ मेरे जूते पर गिरी थी और मुझे कांटा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी तकलीफ हुई। उस दर्द ने मुझे होश में लाया और तब जाकर याद आया कि मैंने नाइफ पहली जगह किस लिए उठाई थी। जब मैं उस एक पल में स्तब्ध थी, 302 भाग चुकी थी। मैंने नाइफ उठाई और शू रैक पर रख दी, फिर वापस टेंट में गई और मोटे मोटे कपड़े उतारे। तब जाकर एहसास हुआ कि नीचे थर्मल अंडरवेयर पसीने से भीगी हुई थी। कांपते हुए मैंने कपड़े बदले। आखिरकार मुझे ठीक से लेटने का मौका मिला स्लीपिंग बैग में। इतने लंबे समय से बिना नींद के रहने के बाद भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बस यही सोच रही थी कि आगे क्या करूं। 302 शायद यह मामला छोड़ने वाली नहीं थी। उसे सीधे भिड़ने के अलावा क्या कोई और रास्ता था? कमरा बहुत ठंडा था, इसलिए पोर्टेबल गैस स्टोव जलाई। पहले वाला बाजरे का पॉरेज ठोस बर्फ में जम गया था, इसलिए थोड़ा पानी मिलाकर गर्म करने लगी। पॉट में पानी धीरे धीरे उबलते देखते हुए मैंने प्लान बनाने लगी। एक दिन बाद 302 ने अभी भी हार नहीं मानी। जैसा सोचा था वह फिर मेरे दरवाजे पर आ गई। पहले वह मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेक कर रोने लगी, कहने लगी कि उसका भी बड़ा बुरा हाल है। 2 मिनट रोने के बाद उसके गालों पर बर्फ जमने लगी। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रही तो उसने कोट के अंदर से नाइफ निकाली। फिर वह मेरा दरवाजा काटने लगी। वह मेरी उम्मीद से ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उसकी हरकतें बेरहम थीं। थोड़ी देर के लिए पूरे कॉरिडोर में उसके दरवाजा काटने की तेज आवाजें गूंजती रहीं। जब मुझे लगा कि सही वक्त है, मैंने दरवाजे के पीछे से चिल्लाई, काटना बंद करो, अगर दरवाजा टूट गया तो हम दोनों मर जाएंगे। 302 ने दरवाजा काटना बंद कर दिया। ये देखकर मैंने आगे कहा, तुम्हें असल में क्या चाहिए? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? उसने सिर झुकाया और एक अजीब सी हंसी निकाली, दांत पीसते हुए। मैं तुम्हारे साथ यहां रहना चाहती हूं। मैंने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। मजाक है क्या? कोई तरीका नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूं। उसकी नजर घूमी और वह फिर बोली, पहले मुझे एक कप गर्म पानी दो, मुझे प्यास लगी है। पीऊंगी, फिर बात करते हैं। मैंने दरवाजे के पीछे से झिड़का, गर्म पानी? अभी? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? मैं तो रोज प्यास न मरूं इसलिए बर्फ चाट रही हूं, और तुम गर्म पानी मांग रही हो? तब तो साथ काम करना भूल जाओ, हम सब मर जाएंगे। ये कहकर मैं वापस अंदर जाने लगी। वह जल्दी से पलट गई। उसने कुछ पैक्स इंस्टेंट नूडल्स और फ्रोजन सॉलिड बोतल बंद पानी मांगा। तब जाकर मैं मुश्किल से राजी हुई, हालांकि दिल भारी था। मैंने पूछा, मैं तुम्हें यह दूं कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि दरवाजा खोलते ही तुम मुझे काट नहीं डालोगी? महिला ने सिर झुकाए रखा, चेहरे के भाव अस्पष्ट थे। आधे मिनट बाद आखिरकार बोली, 9वीं और 8वीं मंजिल के बीच आ जाओ, सामान रख दो, फिर अपना दरवाजा बंद कर लो। मैं काफी देर मन में झंझट करती रही, फिर अपनी बेहतर समझ के खिलाफ राजी हो गई। जब मैं राजी हो गई तो पीप होल के बाहर वह महिला उत्साह से कांपने लगी। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे सामान लेने अंदर जा रही हूँ। असल में मैंने जो पानी पहले से पिघला चुकी थी उसे एक बेसिन में डाला, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। 302 पहले ही स्टेयर्स की तरफ पीछे हट चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह महिला लगभग मुझ पर झपट पड़ी। किचन नाइफ सीधे मेरी तरफ आई। मैंने बेसिन का सारा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया और बेसिन अपने सामने रख ली। उसकी नाइफ ने प्लास्टिक बेसिन का तला छेद दिया और सीधे मेरे पेट में घुस गई। दर्द से लड़ते हुए मैंने उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और झटपट दरवाजा बंद कर लिया। सिक्योरिटी डोर से टिककर मैंने कई गहरी सांसें लीं, तब जाकर अनायास कांपना बंद हुआ। 302 का जिस्म अब तक जमना शुरू हो गया होगा। बिना गर्माहट के उसके जिस्म पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। थोड़ा संभलने के बाद मैंने पेट और सीने पर बंधे तकिए खोले। नीचे वाला तकिया छेद गया था, रुई बाहर आ रही थी। तकिया उतारते वक्त नाइफ जमीन पर गिर गई। मैंने उसे उठाकर शू रैक पर रख दिया, फिर पेट पर हाथ दबाकर छोटे से टेंट में वापस आई। हालांकि तकियों ने रोक लिया था, फिर भी पेट पर नील पड़ गया था। मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव जलाई, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं।
कई दिनों का लगातार तनाव आखिरकार खत्म हुआ। बहुत लंबे समय से ठीक से नींद नहीं आई थी। बाहर बर्फ अभी भी गिर रही थी। मैं गहरी नींद में डूब गई और सोती रही जैसे दुनिया अंधेरी हो गई हो। सोती रही जब तक आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी न दिखी। मेरी नींद खुली। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खोलनी ही पड़ी। पहली नजर टेंट की छत पर पड़ी। मैंने आंखें सिकोड़ी, डाउन जैकेट उतारी और स्लीपिंग बैग से बाहर निकली। मेरे अपार्टमेंट का बल्ब, जो इतने दिनों से मध्यम था, अब पूरी चमक के साथ जल रहा था। मैंने माथे से हल्की सी पसीने की बूंदें पोंछीं, अभी भी थोड़ी बेसुध थीं। बिजली वापस आ गई थी। जब कम्युनिटी स्टाफ मुझे नीचे ले गई तो मैंने मेडिक्स को 302 को स्ट्रेचर पर उठाते देखा। वह अभी भी जिंदा थी। उन्हें उसे ले जाते देखते हुए मुझे समझ नहीं आया कि उसे आउटस्टैंडिंग फ्लोर कैप्टन कैसे नामांकित किया गया था। 302 का दरवाजा पूरा खुला था। जब किसी का ध्यान नहीं था, मैं अंदर चली गई। वहां एक अनजानी फैमिली फोटो थी। फोटो में जो महिला थी वह 302 नहीं थी जिससे मैं मिली थी। मेरा खून ठंडा हो गया। और जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप अंदर आते देखा तो ये एहसास और भी गहरा हो गया। उनके पास कैमरास थे और वे पूरे अपार्टमेंट की तस्वीरें ले रहे थे। सफेद बालों वाले एक बड़े ऑफिसर ने मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि इस बिल्डिंग में मैं अकेली थी जो उसकी नाइफ से बची थी। वह 302 की निवासी थी ही नहीं। वह वही लड़की थी जिससे मेरी मुलाकात पहले हुई थी जब मैं बर्फ साफ करने नीचे गई थी। उस जोड़े की लड़की। उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास कोई सामान नहीं था। वे शुरू में इसी बिल्डिंग के 202 में रह रहे थे। 302 की असली मालकिन ने उन पर दया करके उन्हें अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बर्फ बढ़ती जाएगी। सामान पहले से कम था और वे दोनों फिर भी संतुष्ट नहीं थे। असली मालकिन के साथ उनका टकराव बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने खुद पर से काबू खो दिया। पहली बार शायद सच में हादसा था, लेकिन बाद में जब उन्होंने असली मालकिन का रूप धरकर फ्लोर कैप्टन बनी तो यह सोची समझी चाल थी। 302 का सारा सामान खत्म करने के बाद उन्होंने चौथी मंजिल से शुरू करके मंजिल दर मंजिल और सामान ढूंढना शुरू किया। वह लड़की रुकना चाहती थी, लेकिन तभी बिजली गुल हो गई। जो उन्होंने लिया था उसमें ज्यादातर खाना और पानी था। डाउन जैकेट्स और ब्लैंकेट्स -50 की ठंड के सामने टिक नहीं पाए, इसीलिए उसने हम पर नजर डाली। हमारी 9वीं मंजिल सच में सबसे मुश्किल था। दरअसल उसका ओरिजिनल प्लान सिर्फ 903 के परिवार को निशाना बनाने का था, क्योंकि वह सब कुछ तुम पर डालना चाहती थी। ऑफिसर ने मुझे सहानुभूति से देखते हुए कहा। मैं हक्का बक्का होकर ऑफिसर की बात सुनती रही। वह ओरिजिनल रूप से चाहती थी कि तुम उसे कुछ बार काटो। मुझे तुरंत वह पल याद आया जब मैंने चिली पाउडर फेंकी थी और उसकी चीखें सुनी। क्या वह सच में लगा था या उसने मुझे पलटवार करने का मौका दे रखा था? अगर मेरी नाइफ अचानक न गिरती तो उसके बुरी तरह घायल होने और मेरे जो सामान के ढेर पर बैठी थी, इन दोनों में से ज्यादा संदिग्ध कौन लगता? ऑफिसर ने मुझे एक कप गर्म पानी दिया। ज्यादा चिंता मत करो। वह इतनी पागल थी कि उसने पीड़ितों के कपड़े भी ले लिए और उसने 302 की असली मालकिन का भी रूप धारण किया। सबूत बहुत पक्के हैं, लेकिन शुक्र है कि तुमने उससे लड़ाई नहीं की, वरना तुम्हें अभी सेल्फ डिफेंस के लीगल प्रोसीडिंग्स झेलनी पड़ती। मैंने गर्म पानी का एक घूंट लिया और ठंड को शरीर से बाहर धकेला। जाने से पहले मैंने पुलिस से एक फेवर मांगा। वह मेरी रिक्वेस्ट सुनकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वह दे दिया जो मुझे चाहिए था। मैं बुजुर्ग महिला का स्वेटर लेकर सिटी बी की बाहरी सीमा पर एक सेमेट्री गई। उनकी हेडस्टोन की फोटो में वह अभी भी गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थीं, अपने पति के बगल में दफन। उनकी कब्र के सामने एक गुलदस्ता रखा था जो अभी अभी दिया गया था। मैंने उनका प्रिय मैग्नोलिया स्वेटर कब्र के सामने रख दिया, फिर उन्हें झुककर प्रणाम किया। किसी तरह वह हमेशा मुझे देख रही थीं, मुझे नुकसान से बचाती रहीं। मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और उन्हें गहरे झुककर आखिरी प्रणाम किया। फिर मैं आगे रोशनी की तरफ बढ़ चली। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आज का इतना लंबा वीडियो बनाना तभी वर्थ इट लगता है जब आप लोग इसके अगले पार्ट के लिए भी उतने ही एक्साइटेड हो। और बिलीव मी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इसके इतने सारे एपिसोड्स बाकी हैं कि अगर पूरा आगे का कंटेंट लेकर आएं तो आराम से 7-8 घंटे की और कहानी बन सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, क्या हम इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर ये वीडियो 5000 लाइक्स और 300 कमेंट्स तक पहुंच जाता है तो मुझे साफ पता चल जाएगा कि आप लोग सच में इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बस अपना रिएक्शन छोड़ देना, और अगर कहानी ने आपको जेन्युइनली एंटरटेन किया है तो लाइक जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें मैनवा स्टोरीज पसंद है, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को एक नए व्यूअर तक पहुंचा सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आपका शेयर ही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमारा असली टारगेट है 50 से 60 हजार व्यूज का। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। फिर से कहता है, और अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं कितने लोग सच में इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। 5000 लाइक्स, 300 कमेंट्स और जितने ज्यादा हो सके उतने शेयर्स। अगर हम मिलकर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो समझ लेना कि ये कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है। तो दोस्तों, आपका थोड़ा सा सपोर्ट इस पूरी कहानी का अगला चैप्टर खोल सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगर आप लोग इसे आगे ले जाना चाहते हैं।